आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग उसके तीसरे पाठ वीरः वीरेण पूज्यते यानी जिसका हिंदी अर्थ होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इसके पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, हम लोग उतना ही गद्यांश लेंगे जितना जितना कि आपके बोर्ड की परीक्षा में आता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके एक पाठ को 3-4 भागों में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो आप ये ज़रूर जान लिया करिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आखिर उस पर प्रश्न किस तरह से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अनिवार्य संस्कृत से गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। देखिए, अनिवार्य संस्कृत से 3 प्रश्न आते हैं, सब अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आता है। देखिए, प्रश्न इसी तरह से आता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आप इसको मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, आपका जो पेपर होगा परीक्षा का उसमें अनिवार्य संस्कृत से 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसका आपको संदर्भ, और संदर्भ में ही प्रसंग छिपा होता है तो संदर्भ के साथ साथ आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा और उसके बाद इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद तीनों चीज़ लिखते हैं तब जाके इस प्रश्न का हल पूरी तरह से पूरा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्रमशः संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद तीनों लिखना बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग अनुवाद सीखेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुवाद को सीखना शुरू करते हैं। स्थानम स्थान, स्थानम स्थान, अलक्षेन्द्रस्य सिकंदर का, अलक्षेन्द्रस्य सिकंदर का, सैन्य शिविरम, सैन्य शिविरम मतलब सैन्य शिविर यानी जहाँ पर सेना रहती है, ठीक है। अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, आम्भीक मतलब आम्भीक, ये भी राजा का ही नाम है, भारत का राजा है आम्भीक, उसका नाम है, ठीक है। च माने और, च माने और, आसीनो मतलब बैठे हुए, आसीनो मतलब बैठे हुए, वर्तते मतलब हैं, वर्तते मतलब हैं, वंदिनम मतलब बंदी, वंदिनम मतलब बंदी जिसको आप कैदी कहते हैं, ठीक है। पुरुराजम, पुरुराजम मतलब पुरुराज को, पुरुराजम मतलब पुरुराज को। देखिए, पुरुराज जो हैं वो भारत के राजा हैं तो उनका नाम है, तो पुरुराजम मतलब पुरुराज को। अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके, अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके। एकतः मतलब एक ओर से, एकतः मतलब एक ओर से। प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, प्रविशति माने प्रवेश करता है। यवन सेनापति मतलब यवन सेनापति। देखिए, यवन का मतलब होता है यूनान, तो जो सिकंदर था वो यूनान का रहने वाला था तो उसके सेनापति के लिए आया है, तो इसीलिए कहा गया है यवन सेनापति यानी यवन सेनापति, ठीक है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक चीज़ और ज़रा सा देख लीजिए। देखिए, ये तीसरा पाठ नाटक है और नाटक में सारे लोग अपना डायलॉग बोलते हैं, अपना संवाद बोलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर इस पाठ से आ जाता है, मान लीजिए आपको अनुवाद करने के लिए, तो जो इधर की चीज़ें हैं, ये जो चिन्ह बना आपको दिख रहा है, इसके इधर की जो चीज़ें हैं इसको आप काले रंग की पेन से लिखेंगे, ठीक है। इसको आप काले रंग की पेन से लिखेंगे और इधर की जो चीज़ें हैं, इधर की जो चीज़ें हैं आप उसको नीले रंग की पेन से लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अनुवाद को कर लेते हैं। तो आप काले रंग की पेन से लिखेंगे स्थान, डैश डालेंगे और लिखेंगे सिकंदर का सैन्य शिविर, ठीक है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। सिकंदर और, इसको लेने के बाद और को लेंगे, ठीक है। सिकंदर और
आंभिक बैठे हुए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति, इसको ले लीजिए, यवन सेनापति प्रवेश करता है। ठीक है, और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सेनापति ही मतलब सेनापति। विजयंताम मतलब जय हो, विजयंताम मतलब जय हो। सम्राट मतलब सम्राट की, राजा की, जिसको आप कह सकते हैं सम्राट की। तो इतने का अनुवाद हो जाएगा। आप काले रंग की पेन से लिखेंगे सेनापति, डैश लगाएंगे और लिखेंगे सम्राट की जय हो और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पुरुराजः, पुरुराज, पुरुराजः, पुरुराज। एष मतलब यह, एष मतलब यह। भारत वीरो अपि, भारत वीरो अपि का मतलब भारत का वीर भी, भारत वीरो अपि, भारत का वीर भी। यवन राजम, यवन राजम मतलब यवन राज का, यवन राज का, ये सिकंदर के लिए आया है, यवन राज का। अभिवादयते, अभिवादयते मतलब अभिवादन करता है, अभिवादयते मतलब अभिवादन करता है। तो इतने का अनुवाद हो जाएगा। आप काले रंग की पेन से पुरुराज लिखेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, अभिवादन करता है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, अलक्षेन्द्रः सिकंदर। साक्षेपम, देखिए साक्षेपम का मतलब होता है व्यंग करना या ताना मारना, यानी कि किसी का भी मजाक उड़ाना। तो ज़रा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जो पुरुराज हैं, जो भारत के राजा पोरस हैं, वो सिकंदर के द्वारा, सिकंदर के सेनापति के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, कैद कर लिया गया है और उनको सिकंदर के सामने लाया गया है। ठीक है, तो जब सेनापति उनका अभिवादन करता है कि सम्राट की जय हो, तो पोरस भी कहते हैं कि ये भारत का वीर भी आपका स्वागत करता है। तो जब इतना वो कहते हैं पुरुराज, तो सिकंदर उनका मजाक उड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो आपको अनुवाद में कोष्टक में लिखना पड़ेगा ताना मारते हुए या व्यंग करते हुए। ठीक है, दो में से कोई एक लिख दीजिएगा। ताना मारते हुए, अहो अरे, अहो अरे। बंधन गतः अपि, बंधन में होकर भी, बंधन गतः अपि, बंधन में होकर भी। आत्मानम अपने आप को, आत्मानम अपने आप को। वीर इति मतलब वीर, वीर इति मतलब वीर। मन्यसे मतलब मानते हो। पुरुराज ऐसे ही रहेगा पुरुराज। ठीक है, तो इतने का अनुवाद हो जाएगा। आप लिखेंगे सिकंदर, डैश डालेंगे और कोष्टक में लिखेंगे ताना मारते हुए, ताना मारते हुए। अरे बंधन में होकर भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज, और क्वेश्चन मार्क जैसे है वैसे ही लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरुराजः, पुरुराज। यवन राज, और उसके बाद देखिए संबोधन का चिन्ह है, तो इतने का अर्थ हो जाएगा हे यवन राज, हे यवन राज। सिंहस्तु सिंहमेव, इतने का अर्थ हो जाएगा शेर तो शेर ही है, शेर तो शेर ही है। वने मतलब वन में, वन में, वने वन में। वाह चाहे, वाह का मतलब चाहे। भवतु मतलब हो, भवतु मतलब हो। पंजरे मतलब पिंजड़े, पिंजड़े में, पंजरे मतलब पिंजड़े में। वाह चाहे पहले भी आ चुका है, चाहे। ठीक है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो इतने का अनुवाद हो जाएगा। आप लिखेंगे पुरुराज, डैश डालेंगे, लिखेंगे हे यवनराज। शेर तो शेर ही है, चाहे वन में हो चाहे पिंजरे में। ठीक है, और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, अलक्षेन्द्रः सिकंदर, किंतु सरल है ऐसे ही रहेगा।
पंजरस्था मतलब पिंजड़े में पड़ा हुआ, पंजरस्था मतलब पिंजड़े में पड़ा हुआ। सिंह मतलब शेर, सिंह मतलब शेर। न माने नहीं, न माने नहीं। किमपि मतलब कोई भी, किमप मतलब कोई भी। पराक्रमते मतलब पराक्रम, पराक्रमते मतलब पराक्रम। ठीक है, तो इतने का हो जाएगा अनुवाद। आप लिखेंगे सिकंदर, डैश डालेंगे और लिखेंगे किंतु पिंजड़े में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं। पुरुराजः, पुरुराज। पराक्रमते पराक्रम कर सकता है, पराक्रमते पराक्रम कर सकता है। यदि सरल है ऐसे ही रहेगा। अवसरम मतलब अवसर, अवसरम मतलब अवसर। लभते मतलब मिलता है, लभते मतलब मिलता है। अपि माने भी, अपि माने भी। च माने और। यवनराज, यवनराज। तो इतने का अनुवाद हो जाएगा। आप लिखेंगे पुरुराज, डैश डालेंगे और लिखेंगे पराक्रम कर सकता है। कामा है तो कामा लगा देंगे। ठीक है, पराक्रम कर सकता है यदि अवसर मिलता है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे और भी यवनराज, और भी यवनराज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है वो यहाँ पर जो पुरुराज हो कह रहे हैं कि पराक्रम ही नहीं कर सकता, वीरों का और भी गुण होता है। तो वो नीचे उस चीज़ को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखिए। बंधनम बंधन हो, बंधनम बंधन हो। मरणम मृत्यु हो, मरणम मृत्यु हो। वापि या, वापि या। जयो जय हो, जयो जय हो। वापि या, पहले भी आ चुका है। वापि या। पराजयः पराजय हो, पराजयः पराजय हो। उभयत्र दोनों ही स्थितियों में, उभयत्र दोनों ही स्थितियों में। समो मतलब समान, समो मतलब समान। वीरः वीर पुरुष, वीरः वीर पुरुष। वीर भाव, वीर भाव मतलब वीरों के भाव को, वीर भाव मतलब वीरों के भाव को। ही बड़ी की मात्रा लगा देंगे ही। ठीक है, वीरता, वीरता कहते हैं, वीरता कहते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा देखिए। बंधन हो या मृत्यु हो। ठीक है, कामा लगाएंगे। जय हो या पराजय हो। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे। उभयत्र दोनों ही स्थितियों में, उभयत्र दोनों ही स्थितियों में। वीर पुरुष, वीरः वीर पुरुष। समो समान रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीर भाव ही, वीरों के भाव को ही वीरता, वीरता कहते हैं। तो हो जाएगा वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, और इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को देखना है कि संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर बहुत ही स्पष्ट साफ सुथरा लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत के पाठ में लेखक नहीं है तो हम लेखक का नाम नहीं लिखेंगे। अगर लेखक होता तो हम इसके आगे लेखक का नाम लिख लेते। ठीक है, तो आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। देखिए संदर्भ में ध्यान देने की बात है, जो आपकी किताब का नाम है उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और कोशिश कीजिए कि यदि आप 2 पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको काले रंग के पेन से लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो खंड है संस्कृत खंड है, क्योंकि आपके हिंदी की किताब में कई खंड हैं, गद्य खंड है, काव्य खंड है, संस्कृत खंड है, तो इसको भी आप
सिंगल इन्वर्टेड कामा में, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे। वीरः वीरेण पूज्यते, ये शीर्षक का नाम है यानी कि पाठ का नाम है, इसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। और मैंने जैसे कि दूसरे रंग के पेन से लिखा है, कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे ही लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रसंग को देख लेते हैं। देखिए प्रसंग में क्या होता है कि जो गद्यांश जिसका आप अनुवाद करते हैं उसमें जो चीज़ कही होती है ना, उसी का छोटा सा हिस्सा हम लोग प्रसंग बना लेते हैं। देखिए मैंने क्या बनाया है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत नाट्य खंड में सिकंदर और पुरुराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अनुवाद की बात करते हैं। देखिए आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, और मैंने जैसे लिखा है आप ऐसे ही लिख देंगे और आपका हिंदी अनुवाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।